नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। लंदन में बसे तेजेंद्र शर्मा जी हिंदी साहित्य में एकमात्र ऐसे कहानीकार हैं जिनकी कहानियों में दुनिया भर के सरोकार हैं। न केवल भारत, सुदूर पूर्व और मध्य पूर्व तक फैले अनेक कथानकों में तेजेंद्र शर्मा जी के व्यापक अनुभवों का विस्तृत संसार है। उनकी यात्रापरक सेवाओं के कारण उनकी संवेदनात्मक दृष्टि, उनका भाषा कौशल, उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का कोई सानी नहीं है। तेजेंद्र शर्मा की सभी विषयों पर विशेष पकड़ है, विशिष्ट शैली भी अभिव्यक्त करते हैं। उनके इसी गुण ने उनकी कहानियों में असीमित विविधता भरी है। सभी कहानियाँ एक दूसरे से अलग हैं। हर कहानी में कमाल की रोचकता है। तो आज अनुभवों के पिटारे में से जो कहानी निसृत हुई है वो तेजेंद्र शर्मा जी की कलम से लिखी गई है। कहानी का शीर्षक है मलबे की मालकिन। मलबे की मालकिन कहानी का पहला भाग आपको सुना रही हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है। समीर ने यह क्या कह दिया। एक जल जला, एक तूफान मेरे दिलो दिमाग को लस्त पस्त कर गया है। मेरे पूरे जीवन की तपस्या जैसे एक क्षण में भंग हो गई है। एक सूखे पत्ते की तरह धराशायी होकर बिखर गई हूँ मैं। क्या समीर मेरे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उसके एक वाक्य ने मेरे पूरे जीवन को खंडित कर दिया। सपने तो मेरे मन में भी जगा गया था समीर। एक बार फिर नीलिमा और समीर को लेकर सपनों के जाल बुनने लगी थी। समीर अब रात का खाना अक्सर हमारे साथ खाने लगा था। परिवार में अचानक एक मर्द के आ जाने से वातावरण अलग सा होने लगा था। नीलिमा समीर से छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगती थी। समीर का धीर गंभीर चेहरा नीलिमा की हर बेहुदगी बर्दाश्त कर जाता। अगर मैं नीलिमा को डांटती तो समीर नीलिमा की ही तरफदारी करता। आप क्यों डांटती हैं उसे, बच्ची है अभी। मेरा सपना और इंद्रधनुषी हो जाता। फिर मेरा जीवन सिर्फ मेरा तो नहीं है। नीलिमा मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नीलिमा को अलग करके मैं अपने जीवन के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ। नीलिमा का जन्म ही मेरे वर्तमान का सबसे अहम कारण है। उससे पहले तो मैं अत्याचार सहने की आदी सी हो गई थी। नीलिमा ने ही मुझे एक नई शक्ति दी। मुझे एहसास करवाया था कि मैं भी एक जीती जागती औरत हूँ। कोई राह में पड़ा पत्थर नहीं कि उधर से उधर ठोके खाती फिरूं। एक भाई की 4 चिंताएं, उनमें से मैं माता पिता की चौथी चिंता थी। मुझसे पहले की 3 चिंताओं से मुक्त होते होते पिता की कमर टेढ़ी हो चुकी थी। मैं थी कि पढ़ना चाहती थी। चिंता दर चिंता। लड़की यदि अभी पढ़ लिख गई तो लड़का कहाँ से मिलेगा। अपनी बिरादरी में तो ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के ढूंढे से नहीं मिलते। कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, परंतु भगवान के बनाए हुए इंसान ना भी मिले तो क्या फ़र्क पड़ता है। जो भी मिले उसी के पल्ले बांध दो। माँ बाप को तो गंगा नहानी है। लाख समझाती रही, मिन्नतें करती रही, पर नहीं। पढ़ लिख कर खराब होने से कहीं अच्छा है अपना घर बसाओ, पति का ध्यान रखो और बच्चों को पालो। कुछ यूं सा महसूस होने लगा था जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूँ, केवल एक मादा शरीर हूँ जिसे किसी भी नर शरीर के खूंटे पर बांध देना है। बंधना नहीं चाहती थी, ऐसा भी नहीं था। रजत को देखकर मेरे मन में कुछ कुछ होता था। मन चाहता था उसे खिड़की से देखती रहूं।
हम दोनों के घर लगभग आमने सामने थे। उसकी खिड़कियों का रंग बाहर से नीला था। उसी खिड़की में नीली कमीज़ पहने खड़ा रजत मुझे आकर्षित करने के लिए ज़ोर से चिटकनी बंद करता था। मैं अपनी खिड़की में खड़े होकर कभी बाल बनाने लगती तो कभी कुछ गुनगुनाने लगती। हम खिड़कियों के फ्रेम में जुड़े फ़ोटो ही बने रह गए, खिड़कियों से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए। रजत को मेरा खुले बालों में कंघी फिराना बहुत अच्छा लगता था। वैसे अभी हमारी उम्र ही क्या थी, मैं तो 10वीं में पढ़ रही थी। बचपन, पर बचपन का प्यार क्या कभी भुला पाता है कोई? मैं माता पिता को रजत के बारे में कभी कुछ बता नहीं पाई थी। रजत ने एक दिन कहा भी था कि उसके कॉलेज की पढ़ाई के बाद नौकरी करते ही हम शादी कर लेंगे। रजत मुझे प्यार तो करता था, किंतु मेरी पढ़ाई से उसे भी कोई सरोकार नहीं था। उसने भी कभी अपने मुंह से यह नहीं कहा कि मेरी पढ़ाई विवाह के बाद भी पूरी हो सकती है। उस समय तो मुझे रजत की यह अदा भी बुरी नहीं लगती थी। उसके लिए मैं अपना सर्वस्व, अपना जीवन होम करने को तैयार थी। जीवन तो अंततः होम हो ही गया था। माता पिता की हट के सामने मेरी एक भी नहीं चल पाई थी। अपने दूर के किसी रिश्तेदार के पुत्र के साथ बांध दिया था मुझे पिताजी ने। अभी तो 17 की ही थी कि अमिता से श्रीमती यादव हो गई थी। अभी श्रीमती बनने का शऊर भी तो नहीं सीखा था। रजत की चांदनी बनना और बात थी, परंतु राम खिलावन यादव के परिवार के तो नियमों तक से वाकिफ़ नहीं थी मैं। वाकिफ़ होने में क्या समय लगता था। पहली ही रात को पति के वैश्याना बर्ताव ने सब कुछ समझा दिया था कि अमिता यादव बने रहने के लिए जीवन भर क्या क्या सहन करना पड़ेगा। जैसे एक भेड़िया टूट पड़ा था अपने शिकार पर, निरी मेमने की तरह बेबस सी पड़ी थी मैं। पीड़ा की एक तेज लहर टांगों को चीरती हुई निकल गई। शराब और तंबाकू की महक उबकाई को दावत दे रही थी। दर्द ने चीख को बाहर निकलने को मजबूर कर ही दिया। चीख की परवाह किसे थी। चादर लहू से लथपथ हो रही थी। चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए वो जो मेरा रखवाला था स्वयं ही मुझे जख्मी और आहत छोड़कर आराम की नींद सो रहा था। आराम, इस शब्द से अब मेरा संबंध सदा के लिए टूट चुका था। राम खिलावन यादव के परिवार ने एक दरिद्र परिवार की पुत्री को अपने घर की बहू बनाया था। बहू के लिए आवश्यक था कि वह घर में गरीब बैल की तरह जुटी रहती। गरीब पिता के घर भी गरीब थी, अमीर ससुराल में भी गरीब। नौकरी के घर में होते हुए भी ऐसा क्यों होता था कि मैं स्वयं अपने आप को उन्हीं नौकरों में से एक पाती थी। मैं क्यों अपने आप को उस घर का सदस्य नहीं बना पा रही थी। कुछ यूं सा भी लगने लगा था जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से भटककर इस ग्रह में पहुंच गई हूं। इस भटकाव का खामियाजा भुगत रही थी। भटकाव? मेरे पति के जीवन में ऐसा भटकाव क्यों था? इस सवाल का जवाब ढूंढ पाना आसान काम नहीं था। मैं रूप सुंदरी चाहे ना रही हूँ, परंतु मुझे एक बार देखकर लड़के दोबारा मुड़कर अवश्य देखते थे। बहुत से लड़के मुझसे दोस्ती करने को उत्सुक रहते थे। वो सब केवल उम्र का तकाजा था या मैं उन्हें सचमुच अच्छी लगती थी। दर्पण तो आज भी मेरे रूप की गवाही देने से नहीं चूकता। फिर मेरे पति को मुझ में क्या कमी दिखाई देती थी? क्यों वह मुझे छोड़कर किसी भी ऐरे गैरी के पीछे भागता रहता था? सास को भी इसमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती थी। उसे लगता था कि उसका लाडला है ही इतना सुंदर कि उसे देखकर किसी भी लड़की का उस पर मर मिटना स्वाभाविक ही है। स्वाभाविक तो था मेरा उस घर से ऊब जाना। माता पिता से निराशा, ससुराल से निराशा, पति से निराशा, इतनी सारी निराशा के बावजूद मैं जिंदा थी। सोती थी, जागती थी, मुस्कुरा भी लेती थी, रोती थी, रोती तो थी ही, रोने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकती थी।
और अब तो रोने के साथ सुबह की उल्टियाँ भी शामिल हो गई थी। घर की हर चीज़ उल्टी थी, उसके साथ उल्टियाँ तो आनी ही थी। मैं माँ बनने वाली थी। माँ तो मेरी भी बहुत अच्छी है, पर मुझे अपनी माँ जैसी माँ नहीं बनना था। ढेर से बच्चे पैदा करो और जीवन भर उसकी परवरिश में खटते रहो। कैसा जीवन है ये। कभी सोचा करती थी बस मुझे एक ही बच्चा चाहिए, बेटा हो या बेटी, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। भला मैं अपने बच्चे के लिंग के बारे में क्यों सोचती, क्यों चिंता करती। जिनको करनी है करें, चिंता करने वालों की कमी थी क्या। भला मेरे सोचने या ना सोचने से क्या फ़र्क पड़ने वाला था। बाकी सभी को चिंता खाए जा रही थी कि बेटा होगा या बेटी, लड़की होगी तो क्या नाम रखेंगे, उसके ननिहाल से क्या आएगा, कैसा समारोह मनाया जाएगा, ढोल तमाशों का प्रबंध कैसा रहेगा, मोहल्ले भर में मिठाइयाँ बटेंगी, जाने क्या क्या किया जाएगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं करना पड़ा, सब उल्टा पुल्टा हो गया। घर में लक्ष्मी ने अवतार लिया था। लक्ष्मी के पुजारी यादव परिवार वाले लक्ष्मी के आगमन पर भौचक्के रह गए थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। मेरी सास के आंसू वर्षा ऋतु के बरसाती नालों को मात देने में व्यस्त थे। मेरा अपना पति तो पुत्री जन्म के 2 दिन बाद घर लौटा। उसे रेज़गारी कभी पसंद नहीं आती थी। बड़े बड़े नोटों से ही उसे लगाव रहता था। लक्ष्मी जी की चिल्लर भला उसे कहाँ भाने वाली थी। ससुर जी की तो नाक ही कट गई थी। अब मेरी सहन शक्ति भी जवाब देने लगी थी। किसी हत्यारे को भी संभवतः ऐसा दंड कभी ना दिया गया होगा जो दंड मुझे नीलिमा को इस संसार में लाने के जुर्म में दिया जा रहा था। शरीर की नस नस में जहर भरा जा रहा था। हरामजादी, लौंडी पैदा करके बहुत तीर मारी हो का समझती हो अपने आप को। हमरा सामने मुंह चलाती है। ससुरी के सभेई दांत तोड़े डाले हैं ना, तबे ही मारी बात समझेगी पतुरिया। इतनी बेइज्जती, ऐसा निरादर, सांस लेने के लिए भी मार खानी पड़ेगी। समय आ गया था निर्णय लेने का, परंतु मैं कौन होती थी निर्णय लेने वाली। मैं तो यादव खानदान की मात्र बहू थी। निर्णय लेना मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज़ थी। निर्णायकों ने निर्णय ले ही लिया था। मैं अब राम खिलावन यादव के परिवार के लिए आवश्यक वस्तु नहीं रह गई थी। कह दिया गया था, बहुत आसानी से कह दिया गया था कि इस परिवार को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। अपनी मनहूस सूरत, उससे भी अधिक मनहूस बेटी को उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। दफ़ा तो हो जाती, पर जाती कहाँ। माता पिता तो सुनते ही बेहोश हो जाते। बसा बसाया घर त्याग कर उनकी बेटी वापस आ गई। भाई बहनों की भी हमदर्दी तो थी, परंतु सभी की मजबूरियाँ थी। भाई की धर्म पत्नी थी तो बहनें किसी न किसी की धर्म पत्नियाँ थीं। हम लोग तो कितने धार्मिक हो जाते हैं। धर्म के रिश्ते खून के रिश्तों के मुकाबले कहीं अधिक वज़नदार हो जाते हैं। ऐसे में अपने एक पुराने अध्यापक की याद आई थी। अपना बनने के लिए अपना ना होना कितना आवश्यक होता है। जो अपने होते हैं वो कितनी आसानी से अपने नहीं रहते, और जो अपने नहीं होते वो बिना किसी स्वार्थ के किसी को अपना लेते हैं। ऐसे ही हैं अपने पूरी सर। बिना किसी मतलब के अपना संरक्षण भरा हाथ मेरे सिर पर रख दिया था। उनके संरक्षण का सीधा सा अर्थ था मेरी पढ़ाई का पुनर्जीवित होना। आज भी उनका मार्गदर्शन मेरे जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि घर से निकाले जाने के बाद पहले दिन था। तब से जीवन का हर दिन ही पहला दिन लगने लगा। क्या कुछ नहीं बीत पाया इतने वर्षों में। समुद्र की गहराई की था पाना यदि कठिन है
तो जीवन की गहराई की था पा सकना तो लगभग असंभव है। उसी जीवन की गहराई खोजने में ही सारी ज़िंदगी खर्च होती जा रही है। तो ये थी मलबे की मालकिन कहानी का पहला भाग। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं मलबे की मालकिन भाग 2 के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। बाय बाय।